जब चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी तो मैं इसके बारे में ज़रूर ऊपर रिपोर्ट करूँगा। अभी भी तुम्हारी गर्मी शांत नहीं हुई। मेरे शरीर पर कपड़ा क्यों नहीं? खुद को वियर्ड स्थिति में पाकर हैरान होता है और उसे समझ में नहीं आता उसके साथ क्या होने वाला है। तभी वह बाहर निकलता है। बाहर की धूप उसकी आंखों में चुभती है। वो शहर को देखता है, बर्बाद हो चुका है। सामने एक लड़की टावर पर दिखाई देती है जो अकीरा का नाम लेती है। फिर से अकीरा दिखाई देता है और वो सोचता है कि शायद वह सपना देख रहा है। तभी ऊपर से एक पत्थर गिरता है और उसे याद आता है ये सपना नहीं हकीकत है। उसे लगता है कि उसकी मेमोरी अब जा चुकी है। वह उस कैप्सूल के बारे में सोचता है जिससे वो अभी निकल कर आया है। क्या वो किसी तरीके का मेडिकल कैप्सूल है? तभी वहाँ दो और आदमी आ जाते हैं। वैसे आप लोग हो कौन? महाराज, एक भूकंप आया था जिससे आपका कैप्सूल बर्बाद हो गया। हम बहुत परेशान थे, इसी वजह से हम देखने आए हैं कि आप सही हैं या नहीं। महाराज की नन्नू बाहर है। महाराज कृपया हमारी बच्ची को माफ कीजिए। वो खड़ा होता है और जमीन पर गिर जाता है। उसे बैलगाड़ी पर लाद कर वो लोग गांव ले जा रहे हैं। बाबा, क्या महाराज ठीक है? देखने में तो कोई चोट तो नहीं लग रही, तो ठीक ही होंगे। बाबा, महाराज की आंखें खुल गई। अब आपको कैसा लग रहा है? वो उन दोनों को देखता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मेरी मदद की। लेकिन माफ़ कीजिएगा, मुझे लगता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप मुझे कोई और समझ रहे हैं। मेरा नाम अकीरा हिमेगामी है। महाराज माफ़ कीजिएगा, ये सारी बातें हम गांव में चलकर करते हैं। हमारे मुखिया वहीं मिलेंगे। वैसे मेरा नाम विया है और ये मेरी बेटी ईडी। वैसे आप लोग महाराज किसे कहते हैं? वो जो हमारे गांव को बचाया, उन्हें हमने कैप्सूल में रखा। हम लोग उनकी पूजा करते हैं और उन्हें अपना सब कुछ मानते हैं, क्योंकि आज अगर हम जिंदा हैं तो केवल उन्हीं की वजह से। महाराज अकीरा, आप तब से उस कैप्सूल के अंदर हैं जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था। आउल ने इस बर्बादी का इल्ज़ाम हमारे गांव पर ही लगाया और मुझे भरोसा है कि एक दिन आएगा जब हम उनसे इस चीज़ का बदला लेंगे। इसका मतलब ये कि मैं पूरे समय केवल सो रहा था। हाँ। अकीरा आसपास की चीज़ों को देखने लगता है और उसके बारे में सोचता है और उसे अपने पास्ट की भी कुछ झलकियाँ मिलती हैं। तभी उस प्रवास की याद आ जाती है और उसका सर दुखने लगता है। ईडी उसका हाल पूछती है और उसे रिलैक्स होने के लिए कहती है। विया उसे बताता है कि हमारा गांव नज़दीक है और हम पहुंचने वाले। वो अपने गांव का नाम भी बताता है, जिससे थोड़ा सा अकीरा सरप्राइज होता है, क्योंकि जब वो अपने एक्चुअल लाइफ में था तो उसी नाम का एक टावर हुआ करता था। वह उसे ढूंढता है, वह मिल भी जाता है, लेकिन पूरी तरीके से जर्जर अवस्था में है और उस समय के बारे में सोचता है जब वो एक्चुअल में वहाँ एग्जिस्ट करता था। ये सारी चीज़ें सोचने के बाद उसके सर में बहुत तेजी से दर्द होता है। ईडी उसे आराम करने के लिए कहती है और वह उसकी बात मानता है, आराम करता है। सीन स्विच होता है, हमें वो घर के अंदर सोता हुआ दिखाई देता है। विया और उसकी वाइफ वहाँ दिखाई देती है। वह उसे देखकर एक्साइटेड हो जाती है और ओवर लाउड तरीके से वहाँ बिहेव करती है कि ये भी एक इंसान ही है। तब इन्हें हम महाराज क्यों कहते हैं। विया उसे रोकने की कोशिश करता है कि आवाज मत करो, नहीं जग जाएगा, और वो जग भी जाता है। और अकीरा उन लोगों से पूछता है कि वो कहाँ हैं। वो बताते हैं कि आप हमारे घर में हैं, परेशान मत होइए, आप इसे अपना ही घर समझिए। वो लोग भी खुश हो जाते हैं। तभी सीन स्विच होता है, बाहर का सीन दिखाई देता है और सुबह से रात हो जाती है। खाने की मेज पर पूरी फैमिली एक साथ होती है और वहाँ वो पुरानी टेक्नोलॉजी को फिर से रीइन्वेंट करने की बात करते हैं। कुछ लोग उसको इंटरफेयर करते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन वो ये भी समर्थन करते हैं कि अगर लॉर्ड अकीरा जिंदा हैं तो ये भी हो सकता है। वह उनसे पूछता है कि मैं कितने समय से सो रहा हूँ, तो वो लोग एक्चुअल में नहीं जानते हैं कि अकीरा कितने टाइम से वहाँ पर सो रहा था, क्योंकि उनके पैदा होने से पहले वो कैप्सूल वहाँ था और वो भी वहाँ था। उनमें से कुछ लोग ओवेल को रिपोर्ट करने के लिए भी कहते हैं, लेकिन काफी लोग मना करते हैं कि उन्हें अभी हमें ये सारी चीजें नहीं बतानी चाहिए। अकीरा भी उनसे पूछता
पूछता है कि मैंने ये नाम पहले भी सुना, अभी भी आप लोग ओवल की ही बात कर रहे हो, आखिर ये चीज़ क्या है? कहते हैं कि यहाँ पर अब कोई देश नहीं है, पहले जापान हुआ करता था लोग बताते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर जिसका राज है वो ओवल ही है। वो पूरी तरीके से यहाँ पर अपना कंट्रोल जमाता है, होने वाली लड़ाइयाँ और दूसरी चीज़ों से सुरक्षा करता है इस जगह की। ईडी उससे उम्र पूछती है, लेकिन वो भी कंफ्यूज है कि एक्चुअल में वो कितने साल का है, उसे नहीं पता है। तभी वहाँ कुछ लोग आउल को बताने के ही पक्ष में होते हैं, जिससे बाकी लोग उसे डांटते हैं कि हम इस तरीके से अपने पूरे गांव को खतरे में डाल सकते हैं। तभी सीन स्विच होता है, बेडरूम का सीन दिखाया जाता है जहां ईडी और वो सो रहे होते हैं। वो सोने की कोशिश करता है लेकिन उसे नींद नहीं आती, तो परेशान होकर के वो ऊपर निकलता है और वहां से बाहर का नज़ारा देखता है। बाहर अपने पुरानी जिंदगी के बारे में सोचता है और प्रवास के बारे में सोचता है। तभी उसे ये भी लगता है कि शायद वह अब भी सपना देख रहा है, तो शायद ये सुबह तक सही हो जाना चाहिए। उसे अब भी वो लड़की चेस कर रही होती है। एक आदमी में भी आउल को खबर पहुंचाने के लिए जाता है। अब उसे पता चल गया है कि ये एक्चुअल में हो रहा है, तो वो सोचता है कि मुझे यहाँ पर कुछ ना कुछ काम ढूंढना पड़ेगा, ऐसे नहीं हो सकता है। तो वास को भी ढूंढना है, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो वो भी जिंदा हो सकती है। अकीरा, गुड मॉर्निंग। तुम्हें भी गुड मॉर्निंग। मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद करोगी? सीन स्विच होता है, वो उसे बाजार ले जाती है और वहाँ पर उस बाजार के बारे में बताती है। वो आसपास की चीज़ों को देखता है तो उसे कुछ वियर्ड लगता है, क्योंकि ये बहुत ही एंशिएंट है। इतना ज़्यादा हाइब्रिड टाइम में रहने के बाद ये सब उसके लिए थोड़ा सा अजीब है। तभी वह उससे कहता है कि यहाँ कहीं कोई लाइब्रेरी है। ईडी को समझ में नहीं आता, फिर किताबें बताने पर वह उसे स्कूल ले जाती है। वहाँ पर किताबें चेक करता है, लेकिन उसे वहाँ आउल या उससे रिलेटेड कोई चीज नहीं मिलती है और ना ही उसके पास्ट के बारे में कोई जानकारी उसे मिलती है। वो वहाँ से आते हैं, रास्ते में उन्हें एक रिचुअल होता दिखाई देता है और उसे लगता है कि ये शादी हो रही है, जिससे वो खुश हो जाता है। लेकिन उसे थोड़ा सा वियर्ड लगता है, क्योंकि वहाँ शादी में 4 लड़कियां होती हैं और उनकी आपस में शादी हो रही है। वो उसे एक नया नाम बताती है कि यहाँ हम इसे साथ रहना कहते हैं। उन दोनों के बीच में बहुत कन्वर्सेशन होती है, तो कंक्लूजन में वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ शादी नहीं कहा जाता है, इसको दूसरे नाम से जानते हैं और इसमें हम एक से ज्यादा लोगों के साथ अपने प्रेम की कसम खाते हैं, बच्चे पैदा करते हैं और दूसरे काम करते हैं। और इसमें जरूरी नहीं है केवल एक लड़का या लड़की हो, यहाँ पर बहुत सारे लड़कों का एक ग्रुप बन सकता है या बहुत सारी लड़कियों का एक ग्रुप बन सकता है। वो आपस में हंसते हैं कि ये बहुत ज्यादा है और वो बताती है कि मेरी माँ भी 2 लोगों के साथ में अपना ग्रुप बनाई है। तभी वो अपने पास्ट के बारे में सोचता है, जहाँ वो अपनी बहन के साथ होता है और किसी AI डेवलपमेंट पर वो लोग चर्चा कर रहे होते हैं और वो भी उसे बताती है कि AI डेवलपमेंट बहुत ज्यादा बुरी बात तो नहीं है, लेकिन इंसान इन चीजों से बहुत ज्यादा डर रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो इसमें अगर हम जीत जाते हैं, यानी AI को सही तरीके से डेवलप कर लेते हैं, तो मानवता में बहुत ज्यादा हम आगे बढ़ जाएंगे। अगर नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास कुछ ना कुछ तो होगा और दोबारा हम ये भी नहीं सोचेंगे कि वो काम नहीं कर पाए। तभी उसे वह गिफ्ट देता है और उसे हैप्पी बर्थडे बोलता है। गिफ्ट खोलती है, वहाँ एक रिंग होता है, उसे देखकर वो खुश हो जाती है। उसे कहती है कि आज के बाद तुम मुझे अपनी बिग सिस्टर मत बोलना। सीन स्विच होता है, एल्सा ये तो मुझे बड़ा अननेचुरल लगता है, लड़की लड़की एक साथ, लड़का लड़का एक साथ। अकेला सा क्या हुआ? आप यहाँ क्या कर रही हो? क्या आप मेरी एक मदद कर सकते हैं? सीन स्विच होता है, वो उसे एक ट्रैक्टर के पास ले जाते हैं। वो खराब हो चुका है, उसे बनाने की बात करते हैं और वो उस पर काम शुरू कर देता है, बनाने की कोशिश करता है। तभी लोग पूछते हैं कि क्या आप इसे सही कर सकते हो? तो वह हंस के जवाब देता है कि अगर सही नहीं भी कर सकता तो मैं कोशिश करूंगा और सीख जाऊंगा। समय बीतता है और ट्रैक्टर सही हो जाता है, सब लोग खुश हो जाते हैं। बहुत सही किया तुमने। कमांडर कहने वही है सर, लॉर्ड अकीरा। तुम ये कैसे कर सकते हो? मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। चलो देखते हैं मिस्टर अकीरा, तुम जो भी कोई हो। हाँ, तुम लोगों ने इसे महाराज का नाम दिया है, बढ़िया। तुम हो कौन? मैं हूँ कमिश्नर जनरल डिस्ट्रिक्ट H4279 से प्रिंसियस कैनिसिस। लेकिन तुम मुझे बोल सकते हो ऑलमाइटी कमिश्नर कैनिसिस। वो लोग उसे पकड़ कर ले जाने की कोशिश करते हैं। अगर तब क्या होगा जब मैं
आप लोगों के साथ चलने से मना कर दूं? आपको हम लोग एक आर्टिफैक्ट के रूप में जानते हैं। हमारा संसार बर्बाद हुआ तो उसमें कुछ ही चीजों को हम इकट्ठा कर पाए थे और उनमें आप भी हैं। इसका मतलब आप आम लोगों की तरह नहीं रह सकते। लेकिन अगर मैं कहूँ सन चिल्लर, तो जो भी कोई है आर्टिफैक्ट या जो भी होगा, तुमसे ओवल को कुछ जानकारी चाहिए। कमिश्नर सर प्लीज उसे छोड़ दीजिए, ऐसे मत कीजिए। और रहो साले तुम यहाँ से। आप जो कर रहे हैं मानवता के खिलाफ है और हमारे नियम कानून के भी दायरे में नहीं आता। तो तुम मेरी शिकायत करोगे? मैंने ऐसा नहीं कहा सर। चुप कुत्ता। और सुन रे लड़की, तू अपनी बच्ची को अगर बचाना चाहती है तो यहाँ से हट जा, मैं उसे भी लेकर जाऊंगा। और वैसे सब लोग ध्यान से सुन लो, मैं यहाँ कोई आतंक मचाने नहीं आया। मैं यहाँ केवल अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ और वो भी बड़े प्यार और अदब के साथ। तो अब बताओ कौन नियम के बीच में आ रहा है? लेकिन सर आपने कभी भी मुझसे विया और ईडी के बारे में नहीं कहा था। हाँ जरूर, मैं तो उसे ले जाना भी नहीं चाहता था, लेकिन अब ले जाऊंगा। जब चीजें सब ठीक हो जाएंगी तो मैं इसके बारे में जरूर ऊपर रिपोर्ट करूंगा। अभी भी तुम्हारी गर्मी शांत नहीं हुई। सीन स्विच होता है ट्रेन पर। उन्हें लाद कर वो लोग ले जाते हुए दिखाई देते हैं। अंदर दर्द में विया बहुत परेशान है। ईडी उसे देखकर रोती है। अकीरा उन सबका दोषी समझता है और खुद को ही ब्लेम करता है। अचानक ट्रेन रुक जाती है। बाहर गाँव वालों को यहीं छोड़ दो, बाकी सारी चीजें लोड करो। मैं उन्हें यहीं दफनाना चाहता हूँ। इसके बाद तुम तीनों यहाँ से वापस हाको डांटे जाओगे और सारे गांव वालों को मार देना। यस सर। मैं चाहता हूँ जो भी इन अवशेषों के बारे में जानता है वो सभी मरे। तुम्हें समझ भी आ रहा है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तुम एक मॉन्स्टर हो, मॉन्स्टर। ओह, मैं अभी भी एक इंसान ही हूँ। इंसान। इसीलिए अब से तुम्हारा पुराना ज्ञान हमारे अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ये मेरी रैंक बढ़ाने में भी मदद करेगा। वो उन लोगों को मारने ही वाला है। तभी अकीरा सोचता है कि अभी मुझे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। उसे पीछे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। तलवार का स्लैश और ऊपर से एक हाई पावरफुल जंप के साथ वहाँ फूल के गुब्बार उठते हैं और सब बहुत शॉक हो जाते हैं। सामने लाइट सेवर के साथ एक लड़की दिखाई देती है और वो सामने बढ़ती है। कमांडर को एक पंच में ही धराशाही कर देती है। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो? कमीनी, मेरे रास्ते से हट जा। तुम्हारे दिमाग में भूसा ही भरा है, कुछ कहने की जरूरत नहीं। तुमने हमें बचाया है। तुम्हारा नाम क्या है? तुम अभी भी जापान में ही अटके हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम ही हो अकीरा। एक मिनट रुको, तुम्हें मेरा नाम पता कैसे चला? मैं तुम सब लोगों को यहाँ से नहीं ले जा सकती। खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हो सालो? मार दो उस लड़की को। कमीनी, उस पर इतनी गोलियां बरसाओ कि गिनने वाले भी अमीर हो जाएं। जल्दी करो कुत्तो। अगर तुम मेरी आवाज अभी भी सुन रहे हो तो मेरे लिए एक काम करो, बाद में मैं तुमसे जरूर मिलूंगी। बताओ मुझे, मैं भी चाहता हूँ कि मैं इन लोगों की मदद करूँ। मुझे बताओ इनकी मदद किस तरीके से कर सकता हूँ, बताओ मुझे। ठीक है फिर, तो सबसे पहले तुम इन लोगों को किसी सेफ जगह ले जाओ। सब लोग उस पर बुलेट बरसाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उसके चारों तरफ एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है जो सारे अटैक को रोकती है। थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट करके उन्हीं पर ही डाल देती है। अपना लाइट सेवर निकालती है, हवा में उड़ती है और बहुत तेजी से उन सब लोगों को काटते हुए आगे चली जाती है। देखते ही देखते वहाँ सारे अपोनेंट समाप्त हो जाते हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी पूरी ऑर्गेनाइजेशन ही टट्टी है। अब तुम भी ये कहो कि तुम किसी दूसरी दुनिया से आई हो। मार डालो साली को, जाओ यहाँ से।
मुझे नहीं लगता था कि तुम लोग इतने बड़े लूजर। कमांडर वहाँ से भाग जाता है। एक आदमी ही बचता है और वह उस पर पीछे से उस पर अटैक करने वाला होता है। अकीरा उस पर एक लकड़ी का डंडा फेंक कर उसे गिरा देता है और वो खुशी हो जाता है। इतने में वहाँ कमांडर एक बड़ी सी गन मशीन के साथ आता है। हंसते हुए उस पर बहुत सारे बुलेट को फायर करता है। सब लोग देखते हैं, बैठते हैं। वो अपने पैरों को पीछे करती है। एक एनर्जी का झटका आता है और उसी के साथ उसके हाथ में उससे भी ज्यादा बड़ी पावरफुल गन मशीन दिखाई देती है और वो एक लेजर अटैक करती है, जिससे पूरी ट्रेन का डिब्बा और साथ में वो पिघल करके खत्म हो जाता है। बाबा, क्या यही भगवान है? सिचुएशन अंडर कंट्रोल। इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए। सी यू, बाय बाय।